बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीएम ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। तो हेडिंग डालिए सीएम ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। सीएम ऑफ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। तो जो कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम होगा उसका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बता दें कि कॉन्टिन्यूअस मास में हम लोग जैसे एक रॉड होगा, रिंग होगा, डिस्क होगा, कोन होगा, स्फीयर्स होंगे, इन सब के सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए तीन तरीके की हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं। एक लीनियर मास डेंसिटी, अगर मास लेंथ में फैला है, और अगर मास एरिया में फैला है तो सरफेस मास डेंसिटी या एरिया मास डेंसिटी, और तीसरा अगर मास वॉल्यूम के अंदर है, 3D में है, तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो हम यहाँ पे तीनों लिख दे रहे हैं। लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, जो कि होगा मास पर यूनिट लेंथ। मास ऑफ यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। सिग्मा को हम लोग बोलेंगे सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, या इसी को कुछ लोग कहते हैं एरिया मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी, और ये हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तीसरा अगर मास जो है वॉल्यूम के अंदर है तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रो, और ये होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसे हम लोग बोलेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। राइट, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम मास डेंसिटी। राइट, अब सबसे पहला जो एग्जांपल हम कर रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड का केस है। यूनिफॉर्म रॉड है मेरे पास, हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं। ठीक है, किसका निकालना चाहते हैं? यूनिफॉर्म रॉड का। तो कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या तरीका होगा, पहले तो अच्छे से समझ लीजिए। एक्सीएम अगर निकालना है, एक्सीएम बराबर, याद करो डिस्क्रीट मास सिस्टम में क्या होता था, सिग्मा। तो यहां सिग्मा की जगह होगा इंटीग्रेशन। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम में, डिस्क्रीट मास सिस्टम में समेशन के लिए सिग्मा यूज करते थे, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम में सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन। वहां होता था एम आई एक्स आई, तो वो बनता था मास मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। तो वहां पे पॉइंट मासेस होते थे m1 m2 m3। यहाँ कॉन्टिन्यूअस मास है तो हम लोग यहाँ मास लेंगे डीएम मास, डिफरेंशियल मास सिलेक्ट करेंगे डीएम इनटू एक्स। ये डीएम मास का ऑरिजिन से एक्स के अलोंग डिस्टेंस है, तो डीएम एक्स ये बन गया मास मोमेंट ऑफ डीएम मास। इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल मास का मास मोमेंट, टोटल मास मोमेंट, और नीचे क्या लिखते थे वहां, टोटल मास। तो यहां लिखेगा इंटीग्रल ऑफ डीएम, इंटीग्रल ऑफ डीएम। तो एक्सएम विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। राइट, सिमिलरली अगर वाईसीएम निकालना होगा तो हम वाईसीएम को फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू वाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। वाईसीएम को लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ डीएम इनटू वाई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। ये हमारा बनेगा वाईसीएम। राइट, तो ये हो गया एक्सीएम, ये हो गया वाईसीएम। अब आइए जरा, अगर जेडसीएम निकालना होता तो सिमिलरली जेडसीएम बराबर इंटीग्रल ऑफ डीएम जेड अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम। राइट, मैं तुमसे बात करूं कि मान लो मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि उस रॉड में लेंथ के अलोंग जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। हम रॉड में कहीं से भी 1 सेंटीमीटर लेंथ काट लें, हर 1 सेंटीमीटर का मास बराबर बराबर होगा, इसीलिए बोल रहे हैं कैसा, यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है। राइट, तो समझे जरा, मैं तुमसे कहूं कि मान लीजिए ये एक रॉड है और इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, या पूरे में यूनिफॉर्मली मास फैला है। तो बताओ इसके लिए मास की डेंसिटी बताओ जरा। ये रॉड जो है वो m मास की रॉड है, l लेंथ है इसका, तो यहाँ कौन सी डेंसिटी होगी? नहीं, यूनिफॉर्म तो होगी, कौन सी, लीनियर।
और बताओ क्या वो कांस्टेंट होगी? यस, कितनी होगी? m/l, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। यार ये टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ हम तभी लिख सकते हैं जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म, तभी तो लिख पाएंगे। अगर वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लैम्डा फिर वेरिएबल होगा, वहां पे मास डेंसिटी हर पॉइंट पर अलग अलग होगी, वहां पर m/l करके नहीं लिख सकते। m/l तो तभी लिख पा रहे हैं जब पूरी लेंथ में मास को यूनिफॉर्मली फैलाया गया, यानी जब इस रॉड को किसी ने बनाया होगा तो हर इक्वल लेंथ में इक्वल इक्वल मास को इंसर्ट किया होगा, राइट। अब अगर हम बात करें, हमें निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास। हालांकि तुम्हारा कॉमन सेंस तो कह रहा होगा कि अगर ये यूनिफॉर्म रॉड है तो मैंने सिखाया था आपको, अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मिड पे होगा। आंसर पहले से बताएं, लेकिन हम तरीका सीख रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो देखो पहले क्या करेंगे, ऑरिजिन मानेंगे। मान लो हमने ऑरिजिन यहां मान लिया 0,0, हमने यहां मान लिया 0,0। हम निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। इस एंड से निकलेगी अब, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमेशा कहां से निकलती है? ऑरिजिन से। तो और हमने ऑरिजिन कहां माना है? एंड पे। तो देखो तरीका क्या होगा, हम यहां से जनरल एक्स पे जाएंगे और जनरल एक्स के बाद मैं लेंथ लूंगा कितनी? dx, और इस dx लेंथ के अंदर यहां जो मास होगा, ये जो मास है, इस मास को हम लोग बोलेंगे dm मास। ये जो dx लेंथ है इसके मास को हमने क्या बोला? dm मास। बताओ ये dm की वैल्यू क्या होगी? dm होगा लैम्डा इंटू dx। बताओ बेटा यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा, तो 1 सेंटीमीटर का मास अगर लैम्डा है तो बताओ dx सेंटीमीटर का मास होगा लैम्डा dx। ये हमारा बन गया dm मास। अगर मैं कहूँ इस ऑरिजिन के अबाउट इस dm मास का मास मूवमेंट बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जो cm होगा उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? cm का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि पूरा मास किस एक्सिस पे है? x पे फैला है, तो y cm भी क्या होगा? 0, क्योंकि पूरे मास का कोई भी y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, राइट। पूरा मास अगर x एक्सिस पे है तो बताओ y cm क्या होगा? 0। चलो भाई हम क्या करें, x cm निकालें। तो बताओ तरीका क्या था? इंटीग्रल ऑफ, बहुत अच्छे सुन लो, देखो तरीका क्या है। हम इस ऑरिजिन के अबाउट इस रॉड के पूरे मास का क्या निकालेंगे? मास मोमेंट। तो बताओ पहले हमने कहा इस डीएम से कि तुम बताओ, हम तुमको यहां पर एक पॉइंट मास मान सकते हैं, इस ऑरिजिन के अबाउट आपका मास मोमेंट कितना? तो कह रहा मेरा मास डीएम और मेरी ऑरिजिन से दूरी कितनी? एक्स, तो ये मेरा मास मोमेंट। लेकिन हमने कहा ऐसा डीएम तो यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां तक होगा। तो कह रहा है ऐसे छोटे छोटे डीएमएक्स 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 सबको क्या कर लो? इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने का मतलब इंटीग्रेशन, और नीचे बताओ टोटल मास। चलिए वैल्यू रखने जा रहा हूं, तो इंटीग्रल ऑफ डीएम की वैल्यू क्या होगी? लैम्डा डीएक्स। क्यों? और इस एक्स को भी अंदर कर दिया तो लैम्डा एक्स डीएक्स, और नीचे लैम्डा डीएक्स। लिमिट बताओ कहां से कहां तक लगाएंगे? एक्स पे लिमिट, तो ये एक्स बराबर 0 है, यहां बताओ क्या होगा? एक्स बराबर एल होगा। तो हम लिमिट लगाएंगे एक्स बराबर 0 से लेकर के एक्स बराबर एल तक। x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल तक लिमिट लगाया जाएगा, राइट। तो चलिए मैं लिमिट लगाने जा रहा हूं। तो यहां देखो x बराबर 0 से x बराबर एल तक लिमिट लगाया मैंने, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू एल। तो लैम्डा हमारा कांस्टेंट है, हमने इसे इंटीग्रेशन से करा बाहर। बताओ लैम्डा कट जाएगा, कर देना एक बार, ऐसे लिख दे रहा है x dx 0 टू एल, या लैम्डा बाहर हुआ, इंटीग्रल बचा dx का, लिमिट लगेगा 0 टू एल। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। यस, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट बढ़ जाएगा 0 टू एल, और नीचे हुआ x और लिमिट बढ़ जाएगा 0 टू एल। तो देखो लिमिट डालोगे तो एल स्क्वायर बाई 2 ऊपर होगा और नीचे डिवाइड में होगा एल, तो ये कट गया, आंसर आएगा एल बाई 2। ये हमारा आंसर। तो बताओ हमने जहां ऑरिजिन माना था, इस ऑरिजिन से एक्स सीएम कितना आ रहा है? एल बाई 2, यानी जहां आपने ऑरिजिन माना है उससे कितना दूर चले जाइए? एल बाई 2। तो बताओ इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है, हमने माना था यहां ऑरिजिन 0 0, यानी सेंटर ऑफ मास यहां से मिल रहा है एल बाई 2 दूरी पर, यहां पे मिड पर होगा सेंटर ऑफ मास। और ये बताओ ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, और इसका जो कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे बताओ क्या लिखेंगे?
L/2, 0, ये होगा सेंटर ऑफ मास। तो बताओ ये हमारा मिड पॉइंट है कि नहीं? मिड पॉइंट, मिड है। यानी अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? मिड पे होगा, राइट। अच्छा एक बात और बताओ, YCM क्या निकलेगा? 0। कैसे? DM इंटू वाई कर दो। तो बताओ इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना? 0। तो ये 0 रखा जाएगा यहाँ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, यानी YCM 0 आएगा। अच्छा अगर हम ऑरिजिन ही मिड पे मान लेते तो जब हम सॉल्व करते एक्सियम निकालते तो वो अपने आप क्या निकल के आता? 0। इसका मतलब आपने जहां ऑरिजिन माना है सेंटर ऑफ मास वहीं पे, और हमने अगर ऑरिजिन पहले से मिड पे माना होता तो सेंटर ऑफ मास क्या मिड पे ही आता, राइट। अब हम आपसे कहें कि हम ये सीख गए हैं कि एक यूनिफॉर्म रॉड हमारे पास है, तो उस यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एग्जैक्ट मिड पे होता है, राइट। चलिए आगे बात करें। ध्यान दीजिएगा जरा, अगर हम आपसे कहें कि मान लो ये दो यूनिफॉर्म रॉड्स को मिलाकर के हमने एक टी शेप का स्ट्रक्चर तैयार किया। ये दो यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास m, इसकी लेंथ l, इसका मास m, इसकी भी लेंथ l। ये दो यूनिफॉर्म रॉड हैं और इन दोनों को मिलाकर के हमने एक टी शेप का स्ट्रक्चर तैयार किया है, ठीक है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कॉम्पोजिट सिस्टम। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कॉम्पोजिट सिस्टम। आपको सेंटर ऑफ मास बताना है इस कॉम्पोजिट सिस्टम का। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कॉम्पोजिट सिस्टम। बताइए क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितनी रॉड है? कितनी रॉड है फोटो में? दो। तो दोनों रॉड के अलग अलग मास को उनके अलग अलग सेंटर ऑफ मास पे पॉइंट मास मान लो। फिर ये सवाल बन जाएगा डिस्क्रीट मास सिस्टम का, सवाल खत्म हो जाएगा। तो देखो कहने का मतलब क्या है, बढ़िया समझिए। इतने रॉड के मास को हम कहा मान सकते हैं? मिड पे को, इस रॉड के मिड पे। तो बताओ इसका मास यहां पे हो गया, ये सेंटर ऑफ मास है रॉड 1 का, यानी बताओ पूरा एम मास इस जगह पे माना जा सकता है ऊपर वाली रॉड का। बताओ नीचे वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां है? इसके मिड पर है, यहां पर। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है रॉड 2 का। हमको निकालना क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्पोजिट सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम। तो दोनों का कंबाइंड सिस्टम का हम निकालना चाहते हैं सेंटर ऑफ मास। बताओ ऑरिजिन कहां मान लें? यहां मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बताओ भाई अगर हम ऑरिजिन यहां माना, ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर एक एम मास रखा है और इसका कोऑर्डिनेट 0,0। दूसरा एम मास यहां रखा है, ये देखो, ये एक एम मास, इसका कोऑर्डिनेट बोलो L/2। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये 0,L/2। ये हमारा दूसरा मास। बोलो बोलो, निकालने की भी जरूरत है नहीं वैसे मुझे लगता है, ये दोनों मास बराबर, तो इनका जो कॉमन सीएम होगा वो इनके मिड पे होगा, निकालने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए अगर निकाल लेते हैं तो बताओ एक्सीएम क्या निकलेगा? सिग्मा MI XI, या ऐसे करते हैं M1 X1 M2
x2 अपॉन m1 प्लस m2 ये आएगा। बताओ x1 कितना 0, x2 कितना 0, तो ये नंबर दोनों 0, एक्सीएम तो 0, इसका मतलब सीएम इसी लाइन में कहीं है, वाई सीएम निकालो। तो आप लिखोगे m1y1 m2y2 अपॉन m1 प्लस m2 वाई सीएम इज इक्वल टू m1 हो गया m, y1 हो गया 0, m2 हो गया m और y2 हो गया l/2 अपॉन m प्लस m हो गया 2m। तो ये बताओ वाई सी एम बराबर m से m कैंसिल l/4, यानी l/4 कहां से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से l/4 मतलब यहां पे कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, इनका कंबाइंड सीएम, यानी ओरिजिनल क्वेश्चन में ये यहां होगा। ये हमारा इनका कंबाइंड सीएम है, ये हमारा कंबाइंड सीएम लिख दे रहा हूं साहब साहब, कंबाइंड सीएम। और ये कंबाइंड सीएम की पोजीशन यहां से l/4, ये दूरी l/4। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में सवाल करे यहाँ लोएस्ट पॉइंट से कितना, तो आंसर होगा ये दूरी कितनी है l/2। तो अगर लोएस्ट पॉइंट से कहा जाए तो आंसर होगा 3l/4। बोलो भाई, तो ये जो निकल के आता है ये कहां से निकलता है, ऑरिजिन से। सवाल में जरूर पढ़ लेना कि पूछा कहां से है। अगर उन्होंने बॉटम से पूछा है तो बॉटम से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होगी 3l/4। बोलिए, तो सवाल जरूर देख लेना कि ऑप्शन में क्या लिखा है, राइट। चलिए अगला सवाल, हटा दें इसको। अगला आप लोग बताइएगा। अगला आप लोग बताइएगा। मान लो मैं आपसे कहे ऐसे एल शेप का एक स्ट्रक्चर है, ऐसे एल शेप का एक स्ट्रक्चर है, ठीक। इसका भी मास m, लेंथ l, इसका भी मास m, लेंथ l। थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहे हैं, थोड़ा छोटा हो गया है ऐसे, ठीक। ये दो रॉड है m मास लेंथ l, ठीक है। दो रॉड हैं जिनका मास m है, लेंथ l है। ठीक है, हमें निकालना है इनका कंबाइंड सीएम। बहुत आसान है कंबाइंड सीएम निकालना। इसका सेंटर ऑफ मास कहां, पहले ये बताओ। इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पर, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पर। तो इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास इस ज्वाइनिंग लाइन के मिड पे होगा। अभी निकाल लेंगे। चलो भाई, यहां बोलो, यहां बोलो, यहां ऑरिजिन मान लें। ऑरिजिन में यहां मान ले रहा हूं इस जगह पे 0,0। तो इसका कोऑर्डिनेट बोलो l/2, 0। इसका कोऑर्डिनेट बोलो 0,l/2। हमने यहां ऑरिजिन माना, ये एज्यूम करा बेटा मैंने। आप ऑरिजिन कहीं भी मान सकते हैं सवाल में, ठीक है। तो भाई बताओ, चलो कंबाइंड सीएम का एक्स सीएम चलो पहले निकालते हैं। m1 x1 प्लस m2/2 m2 x2 0 है अपॉन m1 प्लस m2 2m हो गया। ये आ गया देखो बेटा l/4, ये आ गया xcm l/4। अगर हम निकालें ycm, तो m1 y1, तो देखो m इंटू 0, उसका देखो m2 y2 l/2 अपॉन m प्लस m हो गया 2m। तो ये आ गया बेटा l/4। बताइए, तो बताओ इनका जो कंबाइंड सीएम होगा वो इस ऑरिजिन से x के लॉन्ग l/4, y के लॉन्ग l/4 यहां कहीं मिलेगा। ये है इनका कॉमन सीएम और इसका कोऑर्डिनेट होगा l/4, l/4। और ये बताओ सेंटर ऑफ मास इनका कंबाइंड है वो इस सिस्टम दोनों रॉड के बाहर है, हवा में है।
तो मैंने बोला भी था पहली क्लास में कि सेंटर ऑफ मास मे बी इनसाइड और आउटसाइड टू द सिस्टम, राइट। वो तो एक इमेजिनरी पॉइंट समझिए, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट समझिए, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम पूरे सिस्टम के मास को कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं। तो वो पॉइंट सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करेगा कि सिस्टम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का बताना जरा। अगर हम आपसे कहें दो रॉड हम ऐसे लगा दें, एक रॉड ऐसे लगी है, दूसरी रॉड ऐसे लगी है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ऐसे, ठीक है। दोनों का मास m है, लेंथ l है, इसका भी मास m है, लेंथ l है। हमको इन दोनों रॉड का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा वो फाइंड आउट करने को कहा गया है। हमको इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं मिस्टर मानस त्रिपाठी कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। पहले ऑरिजिन बताओ कहां मान रहे हो, यहां मान लो ऑरिजिन। ये चलो ऑरिजिन ले लिया हमने 0,0। बताओ इसके पूरे मास को क्या मैं यहां मान सकता हूं, m मास को। ये दूरी कितनी होगी, l/2। तो बताओ इसका ये y कोऑर्डिनेट कितना, यार ये l/2 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट भी लिखना चाहता हूं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो ये l/2 का cos 30, क्यों, तो l/2 का cos 30 और ये l/2 का sin 30। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो cos 30 कितना होता है, √3/2। तो ये हो गया √3l/4 कॉमा l/2 का sin 30 तो l/4। इसका आ गया x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। बोलो, यानी हम इस रॉड के, इस वाली रॉड के पूरे मास को एक पॉइंट मास मान सकते हैं, कहां, इस रॉड की मिड पर। और हमने उसका निकाल लिया कोऑर्डिनेट और हमने एज्यूम करा है ऑरिजिन कहां पर, यहां जंक्शन पॉइंट पर, यहां हमने ऑरिजिन माना। तो जो सीएम की लोकेशन आएगी वो इसी ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में आएगी कि इस ऑरिजिन से एक्स के लॉन्ग इतना दूर, वाई के लॉन्ग इतना दूर, ये निकल के आएगा कहां से, ऑरिजिन से, राइट। तो बताओ भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, तो दूसरा m मास यहां पर, और ये दूरी l/2 है। तो बताना जरा, अगर ये दूरी l/2 है, ये दूरी l/2 है, ये एंगल 60 है, ठीक। तो बताओ ये कितना होगा, l/2 का cos 60 तो l/4, डायरेक्ट लिख दें, l/2 का cos 60 l/4, ये l/2 का sin 60 तो √3l/4। तो इसका बताओ x कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी से, इसका -l/4। y कोऑर्डिनेट बोलो √3l/4। आपने ऑरिजिन यहां माना है तो यहां का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास। तो उसका बताओ एक्सीएम, चलो पहले निकालते हैं। तो बताओ m1 x1 m2 x2
अपॉन m1 प्लस m2, यही तो लिखा जाएगा। बताओ भाई m1 कितना, m मास, x1 कितना, बोलो √3 L/4 प्लस m2 कितना m, x2 कितना -L/4 अपॉन 2m, m1 प्लस m2। m ने m को काट दिया, L/8 नीचे हो गया, L/4 कॉमन ले लिया तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया L/8, इधर बोलो ब्रैकेट में √3 - 1, ये आ गया एक्सियम। देख लो बेटे, सही आ रहा है? ठीक है, चलो सिमिलरली YCM निकालते हैं भाई। YCM तो आप लिखोगे M1 Y1 M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 हो गया M, Y1 हो गया 0, नो 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 L/4, M2 हो गया M, Y2 हो गया √3 L/4 और अपॉन M प्लस M हो गया 2M। तो ये देखो YCM इज इक्वल टू, सही है ना? तो बताओ यहां से L/8 कॉमन ले लो तो ये बनेगा 1 प्लस √3, देख लो ये होगा YCM और ये होगा XCM। चेक कर लो और कंफर्म करो मुझे, यही आ रहा है। कोई दिक्कत? मैं मान लूं इतना समझ गए आप। चलिए अगला सवाल देखें। अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए 3 पॉइंट मासेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखें, एक का मास है m, एक का मास है 2m और एक का मास है 3m। ये 3 पॉइंट मासेस m, 2m, 3m और ये रखे हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रखे हैं ऐसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर। ये साइड लेंथ कितनी है l, ये भी कितनी है l, ये भी कितना है l। इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर हमने 3 पॉइंट मासेस को रखा है। चलो हम ऑरिजिन भी बता दे रहे हैं कहां मान लो। ऑरिजिन कहां मानेंगे आप? ऑरिजिन यहां मान लें, तो हमने यहां माना ऑरिजिन, ठीक है, हम ऑरिजिन यहां मान रहे हैं। हमको इसका कॉमन सेंटर ऑफ मास निकालने को कहा गया है, ठीक है। चलिए तो अगर ये ऑरिजिन है तो बाकी सब कोऑर्डिनेट पहले तो लिखो सबके, ठीक है, बाकी सबके कोऑर्डिनेट लिखिए और फिर एक्सियम और YCM निकालिए, करिए जल्दी से। एक्सियम और YCM निकालिए। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से। ये 0 0 है, इसका कोऑर्डिनेट बोलो। चलो L,
0, बहुत बढ़िया। इसका कोऑर्डिनेट तो इधर देखो L/2 कॉमा L/2, ये कहां से बता रहे हो तुम यार? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा। तो ये कितना L, तो ये कितना L cos 60, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये L cos 60, ये देखोगा L cos 60 मतलब L/2, ये होगा L का sin 60, तो ये होगा L sin 60, तो √3L/2। तो इसका बताओ x कोऑर्डिनेट होगा L/2, y कोऑर्डिनेट √3L/2, ये आएगा। x कोऑर्डिनेट होगा L/2, y कोऑर्डिनेट होगा √3L/2। ठीक है, बताओ बेटा, हमें इनका कॉमन सीएम निकालना, तो उसका एक्स सीएम अब तो सीधा करें डायरेक्ट, m1x1 m इंटू 0, m2x2 2m इंटू l, m3x3 3m इंटू L/2 अपॉन टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m, ये आएगा। तो बताओ भाई एक्स सीएम की जो वैल्यू आ रही है ये कितना हो गया भाई, बताइए। m से m कट गया, तो 7L/2 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर होगा 7L/6, ये आएगा एक्सीएम। सिमिलरली मैं निकालने जा रहा हूं, क्या बताओ कहां गलती है? 7L/2 into 1/6 क्या 7L/12 होगा। 7L/12 होगा, इसलिए तो तुम लोगों को बिठाया है क्लास में, सही से बताइए। 7L/12, आप लोग अलर्ट हैं, बड़ा अच्छा लगा जान के, मुझे तो लग रहा था सो गए हैं। चलिए YCM निकालते हैं। YCM इक्वल टू, तो बताओ M1Y1, तो देखो M1Y1 0, M2 2M, Y2 0, M3 3M और Y3 √3L/2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आएगा। तो बताओ ये YCM बराबर, YCM इक्वल टू, तो यहां से आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 3√3L/12, 3 से काट दो ना 12, तो √3L/4, यानी बताओ जो सेंटर ऑफ मास आया निकल के, उसकी पोजीशन आ गई x कोऑर्डिनेट 7L/12, y कोऑर्डिनेट √3L/4। ये कहां से निकली है पोजीशन? ऑरिजिन से निकली है, इसके रिस्पेक्ट में, यानी x के लॉन्ग चले जाओ 7L/12, y के लॉन्ग चले जाइए √3L/4। ठीक है, कोई डाउट? अगला सवाल करा जाए। उत्कर्ष हो गया आपका, बताइए अगला सवाल। समझिए जरा, हमारे पास दो डिस्क है, एक डिस्क ये है और एक डिस्क ये है। इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 2r। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, टू यूनिफॉर्म डिस्क of same material, two uniform disc of same material of radii r and 2r, of radii r and 2r
ऑफ रेडियाई आर एन टू आर। आगे लिखें लोकेट द सेंटर ऑफ मास। लोकेट द सेंटर ऑफ मास। आपको सेंटर ऑफ मास लोकेट करना कि कहां होगा, किसका सेंटर ऑफ मास, पहले डिस्क का कि दूसरी का कि कंबाइंड का, कंबाइंड का। अगर केवल इतना बोल रहे हैं कि लोकेट द सेंटर ऑफ मास तो ये अंडरस्टूड है कि कंबाइंड सेंटर ऑफ मास की बात चल रही है, राइट। तो आप हमारी मदद करो, पहले तो सवाल पढ़ो फिर से। टू यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का क्या मतलब है, मतलब अगर ये आयरन का है ये भी, तो डेंसिटी सेम। अच्छा कौन सी डेंसिटी होगी यहाँ, सरफेस मास डेंसिटी, मास एरिया में होगा, क्योंकि ये बेटा डिस्क है। अगर ये डिस्क है तो यहाँ मास ऐसे फैला होगा एरिया के अंदर, तो कौन सी डेंसिटी मानेंगे, सिग्मा। यहां देखो मास पूरे एरिया में ऐसे फैला होगा, इसके लिए भी डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। बताओ दोनों में डेंसिटी बराबर बराबर होगी, तो बताओ इसका मास कितना होगा, m1 मास। m1 मास बताओ इतने एरिया का मास, तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको m बोल दूं, m1 को m बोल दूं, तो जरा बताना इसका मास जो m2 होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई 2r का स्क्वायर। तो ये क्या लगा, 4 टाइम्स सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू m मानी तुमने, तो ये क्या हो गया 4m। यानी अगर m1 को m माना जाए तो m2 4 टाइम्स m हो गया। बोलो भाई कहां मान लें सेंटर, वो ऑरिजिन कहां माना है पहले जल्दी बोलो, यहां मान लें, ठीक है ऑरिजिन यहां मान रहे हैं भाई। तो अब जो सीएम की पोजीशन आएगी वो यहीं से निकल के आएगी। तो बताओ इतने मास को हम कहां मान सकते हैं, इसी पॉइंट पर। तो देखो सवाल क्या बन गया, अच्छा ये अगर 0 0 तो इसका कोऑर्डिनेट 0 3r, 0। कहां है आप लोगों का दिमाग आज, कोई समस्या है क्या, कोई प्रॉब्लम बता दीजिए, शायद मैं सॉल्व कर दूं। अब देखना, तो इस मास को हम यहां मान ले रहे हैं, ये मास हो गया m मास, इसका कोऑर्डिनेट 0 0। दूसरा मास यहां से 3r दूरी पर यहां मान लिया, यहां पे ये मास हो गया हमारा कितना 4m, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 3r, 0। जवाब दो मुझे। अब ओरिजिनल क्वेश्चन को भूल जाइए, अब सवाल केवल इतना बचा है कि 2 पॉइंट मास हैं, एक का नाम m एक का नाम 4m, और उनके कोऑर्डिनेट हमें बताएं, हमें निकालना इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास। यहां कहीं होगा, ये है इनका सेंटर ऑफ मास, किसके ज्यादा पास होगा, 4m के पास, 4m के पास। अच्छा एक बात और बता दो, इसका YCM क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसका भी y1 0 है, उसका y2 0 है, तो m1 y1 m2 y2 0 हो जाएगा, तो YCM भी तो 0 आएगा। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट केवल XCM होगा, 0 होगा YCM। तो हमें केवल XCM ही तो निकालनी है यार। इसका कोऑर्डिनेट देखो बेटा XCM, 0 लिखूंगा मैं, क्योंकि दोनों के y कोऑर्डिनेट अगर 0 हैं तो YCM 0 होगा। मैं निकालने जा रहा हूं YCM बराबर आप लिखोगे m1 y1 m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये बन गया YCM इक्वल टू m1 हो गया स्मॉल m, y1 हो गया 0, m2 हो गया 4m, और y2 हो गया जाकर के, अरे सॉरी क्या निकाल रहा हूं मैं, XCM निकालते चलो पहले। तो ये तो 0 ही हो गया, सीधा दिख रहा है, ये तो बेकार में समय नष्ट किया जा रहा है। XCM निकालते हैं, तो ये होगा m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये लिखा जाएगा। तो देखना भाई XCM बराबर m1 हो गया m, x1 हो गया 0, m2 हो गया 4m, और x2 हो गया 3r।
ये हो गया m+4m। तो बताओ भाई xcm बराबर कितना आएगा? 12r/5। चेक करो, यही आ रहा है। 5 से डिवाइड कर दो। 2.4 2.4r, ये आगे देख लो 2.4r। कोई दिक्कत है? अब देखिए जरा, एंड डालें वेरिएबल मास डेंसिटी। अब हम रॉड में वेरिएबल मास डेंसिटी लेने जा रहे हैं। अब हम वेरिएबल मास डेंसिटी लेने जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर यूनिफॉर्म मास डेंसिटी होती थी तो सीएम कहाँ होता था रॉड में? मिड पर। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगर वेरिएबल मास डेंसिटी हो जाए, अगर वेरिएबल मास डेंसिटी है तो मान लो लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट x⁻1। तो ये लैम्डा x की पावर 1 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी लैम्डा लीनियरली वेरी कर रहा है किसके साथ? x के साथ। यानी x बढ़ेगा तो लैम्डा भी, यानी मास की डेंसिटी लगातार, और मास की डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जा रहे हैं लैम्डा बढ़ता चला जा रहा है। मतलब रॉड के अगले 1 सेंटीमीटर में मास ज्यादा मिलता जाएगा, ऐसा कुछ सवाल है। ये मान लो ओरिजिन 0 0, यहां से x दूरी पर हमने dx लेंथ लिया और इस dx के मास को हमने एक पॉइंट मास के जैसा dm मास ट्रीट किया। बताओ ये dm क्या हो जाएगा? इस जगह का लैम्डा इंटू dx। लेकिन अब बताओ जो लैम्डा है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल। तो बताना, मैं लिखूंगा xcm बराबर इंटीग्रल ऑफ dmx इंटीग्रल ऑफ dm इंटीग्रल ऑफ dmx लैम्डा dx इंटू x अपॉन लैम्डा dx। ठीक है, बताइए लैम्डा की जगह कितना है? लैम्डा नॉट x। तो ये लैम्डा नॉट x इंटू x dx, लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट x dx 0 to L। लैम्डा नॉट एक कांस्टेंट नंबर है, ये हो जाएगा कैंसिल। तो ऊपर बच रहा 0 to L x² dx, नीचे बच रहा 0 to L x dx। बताइए भाई, ऊपर इंटीग्रेट होकर क्या आएगा? x³/3, तो L³/3, नीचे L²/2। लिख दे रहा हूं एक बार, ये होगा x³/3 लिमिट 0 to L x²/2 लिमिट 0 to L। तो यहां से देखो आएगा निकल के xcm बराबर 2L/3। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत है? इसी अगला केस, ये केस 2 था, केस 1 में हमने कांस्टेंट माना था, ये केस 3 मान ले रहे हैं। मान लो लैम्डा बराबर होता लैम्डा नॉट x²। मान लो लीनियर मास डेंसिटी x² के साथ वेरी करती। ठीक है, ठीक है, ये रॉड है। अब इतना करने के बाद मैं सॉल्व नहीं करने वाला, हमने यहां ओरिजिन माना है। इतना सिखाने के बाद अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इतने मास को हम डीएम मानते, तो यहां सब कुछ वही चलता है, dmx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। ध्यान से देखना, लैम्डा की जगह
डीएम की जगह लैम्डा डीएक्स इंटू एक्स, सब कुछ यहां तक सही होता। लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर होता। इधर देखिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होता, तो ये क्या होता इधर एक्स क्यू, इधर एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, और इधर होता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई, तो सब कुछ कटता, आंसर होता 3l/4। क्या था 3l/4। बहुत बढ़िया। तो क्या इसका आंसर 3l/4 होता? 3l/4, ठीक, ध्यान से देखना। इसका मतलब रॉड के केस में, रॉड के केस में बात कर रहा हूं केवल, अगर लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा हो जाए लैम्डा नॉट एक्स पावर एन, या ऐसे बोल दो सीधा, लीनियर मास डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर एन, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू एक्स पावर एन। इस केस में एक्ससीएम सीधा लिख रहा हूं, रॉड के एंड पे हम ऑरिजिन मान रहे हैं, रॉड के एंड पे ऑरिजिन, तो देखो ध्यान से, जब एक्स की पावर 1 के प्रोपोर्शनल, तो इधर देखो 2, नीचे 3, जब एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो इधर 3, इधर, यानी क्या निकल के आ रहा है, ऊपर n+1, नीचे n+2 इंटू एल, ये आ गया एक्ससीएम। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको तरीका मैंने सिखाई दिया, एक तो कॉमन ऑब्जर्वेशन थी कि ऐसा रिपीटेशन हो रहा है बाई चांस। ठीक है, चलिए हेड डालें सीएम ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास हाफ रिंग का फाइंड आउट करने जा रहे हैं। हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। सीएम ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बताइएगा। सीएम ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सीएम ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। अच्छा, तो अगर कंप्लीट रिंग होता, ऐसे कंप्लीट रिंग होता, अच्छा रिंग में मास कहां पे है, मास कहां पे है रिंग में, सरकमफ्रेंस पर। तो मास अगर सरकमफ्रेंस पे है तो कौन सी डेंसिटी होगी यहाँ, कितने तरीके की डेंसिटी, 3, लीनियर एरिया वॉल्यूम, कौन सी डेंसिटी, वॉल्यूम। रिंग में वॉल्यूम होता है, रिंग क्या होता है, रिंग देखा है कभी, ये रिंग है, वॉल्यूम किसे कहते हैं, पहले तो वॉल्यूम बताइए क्या होता है, जिसके अंदर हवा भर दें, कोई लिक्विड भर सकें, जहां स्पेस है, दैट इज, ये वॉल्यूम है, यहाँ कुछ भी भर सकते हैं। रिंग में कहाँ वॉल्यूम है, रिंग तो एक छल्ला है ऐसे, रिंग में क्या है, मास कहाँ है, लेंथ में, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे मास है आप कह रहे हैं, और सरकमफ्रेंस वॉल्यूम होता है, सरकमफ्रेंस क्या है, लेंथ, और मास अगर लेंथ में तो कौन सी डेंसिटी, लीनियर, राइट। तो यहां जो मास है वो देखो बेटा, ये ऐसे ऐसे फैला है, इस सरकमफ्रेंस पर ऐसे मास फैला है, तो यहां जो डेंसिटी होगी वो लीनियर मास डेंसिटी होगी भाई, ऐसे, ऐसे, ऐसे लीनियर मास डेंसिटी। अगर मैं कहूं कंप्लीट रिंग होता तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता, सेंटर पे, यहां होता है इसका सेंटर ऑफ
मास। अगर ये पूरा रिंग होता तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर होता। क्यों होता जरा समझते हैं। अगर हम इसको ऐसे काट दें तो जितना मास ऊपर उतना मास, तो सेंटर मास इसी लाइन पे होगा। ध्यान से देखना, आप कॉमन सेंस से कह सकते थे कि अगर हम इस रिंग को ऐसे काटें, दो हिस्सों में बांटें, तो बताओ इस लाइन के अबाउट जितना मास ऊपर उतना मास नीचे, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि मिड पे होगा, इसी लाइन पे होगा। किसी ने कहा सर ऐसे काट दो तो क्या दिक्कत है। अगर बताओ ऐसे काटें, ऐसे काटें मान लो, तो बताओ इस लाइन के अबाउट इधर लेफ्ट साइड मास और राइट साइड मास बराबर है, तो क्या सेंटर मास इस लाइन पर भी होगा। यानी सेंटर मास कह रहा मैं इस लाइन पे भी होऊंगा और इस लाइन पे भी होऊंगा। इसका मतलब सेंटर मास इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, और वो कौन है, सेंटर। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या इस सेंटर पे होगा। यस। तो एक कंप्लीट रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पे होगा। अब हमने कहा हाफ रिंग करते हैं। हाफ रिंग, आधा रिंग हमने काट दिया। कौन सा काट दें, नीचे वाला। ऊपर वाला रिंग हमने बचाया ऐसे, ये रिंग है। नीचे वाला रिंग हमने कट कर दिया। अब देखो मास यहां पे है। आपको कुछ रिजल्ट्स याद रखने हैं। ऐसे, ठीक है। यहां पर पहले सेंटर मास यहां हुआ करता था, अब देखते हैं कहां होगा। ठीक, अब ये मास ऊपर हाफ में सर्कल में बचा है, आधा लोअर सर्कल हमने हटा दिया है। ठीक है, कॉमन सेंस तुम्हारा क्या कह रहा है। हम ऐसे काटे, ऊपर मास है नीचे मास, तो सेंटर ऑफ मास कहां की तरफ भागेगा, ऊपर, यानी सेंटर मास यहां कहीं होगा। अब ध्यान देना, अगर हम इस लाइन के अबाउट काटें, इस लाइन के अबाउट, कॉमन सेंस देखिए क्या कहता है। इस लाइन के अबाउट अगर कट करें तो बताओ इस लाइन के अबाउट इधर मास और इधर मास बराबर, तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा। लेकिन बताओ इस लाइन पे सेंटर से ऊपर के नीचे, अब सेंटर मास यहां कहीं मिलेगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास। तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर से इतना दूर, कितना दूर, ये रिजल्ट आप याद रखिएगा डायरेक्ट। सेंटर से सेंटर ऑफ मास की दूरी हाफ रिंग के केस में 2r/पाई, 2r/पाई। कितना दूर होगा, 2r/पाई दूरी पे होगा। अब बताना जरा, अच्छा अगर ये नीचे वाला लोअर हाफ होता ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर से उधर की तरफ जाएगा जिधर मास होगा। क्यों बताओ, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। कितना नीचे होगा, 2r/पाई नीचे। ये होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। ये बड़े ही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखना आया कैसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल आपने कर दिया है। तो बता दें डेरिवेशन क्या, तो बात पूछ लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहां नहीं बात करी है। राइट, ठीक। अब देखना, अब बताओ अगर ये आधा भी काट दें हम, ये वाला आधा भी काट दें, तो केवल इतना बचा 1/4। तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन के किधर, राइट जाएगा, इस लाइन के ऊपर। कितना ऊपर, पाई। कितना राइट, 2r/पाई। सिमेट्री एकदम से।
अब अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया बात की आपने। अगर 1/4 रिंग बचे ऐसे, समझ लो अच्छे से, यहां मास है, यहां मास है, यहां मास है, ठीक। ये आर, ये आर, ये सेंटर था, ठीक। अब इसका सीएम हमसे कहा जा रहा कहां होगा, तो इसका सीएम देखो कहां होगा। अब इससे इधर और इधर बताओ, दोनों जगह सिमेट्री है कि नहीं, बोलो। तो यानी यहां कहीं है सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास पता कितना ऊपर है यहां से, 2r/पाई। कितना राइट, 2r/पाई, एकदम बराबर दूरी दोनों तरफ से। ठीक है, अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो हम आपसे एक छोटा सा सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल, लेकिन आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। ध्यान दीजिए, एकदम आसान सी बात करें। मान लो मैं आपसे कहें, पहले तो ये वाला सवाल करते हैं, चलिए। यहां पर एक सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक है, और ये है सेंटर, ये आर और ये है आर। यहां पर एक चेन ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे एक चेन पड़ा हुआ है अभी। अब ये चेन रुका हुआ था, ठीक। हमने जैसे इसको छोड़ा तो फाइनल फोटो ये बन गया। ये फोटो कौन सा, इनिशियल। फाइनल फोटो ये हो गया कि इस सर्कुलर पार्ट से ये जो चेन है स्लाइड करके ऐसे आ गया हॉरिजॉन्टल में, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। चेन का मास है वही m, मान लो, कट जाएगा अपने आप, फर्क नहीं पड़ता, रेडियस r दी गई है। तो हमारा सवाल यही है कि जब ये चेन पूरा सर्कल से स्लाइड होके हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, तब ये कितनी वेलोसिटी से भाग रहा होगा, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अरे बोलो भाई, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। यस, क्यों लगाया एनर्जी कंजर्वेशन, क्या कोई एजेंट, क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नहीं। स्मूथ सरफेस है चेन, और इस सर्कल के बीच में कोई रफनेस नहीं है। आपने कहा सर नो एजेंट, इतना पढ़ाने के बाद आंसर देना चाहिए आपको, नो एजेंट एंड नो एनसीएफएफ, ना ही कोई एजेंट है और ना कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंजर्व। मैं लिखने जा रहा हूं, ई इनिशियल बराबर ई फाइनल। बताओ चलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए उत्कर्ष रेफरेंस लाइन कहां माने, नीचे यहां मान लें, ये होगी रेफरेंस लाइन। ये हमने बेटा रेफरेंस लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लिया। बताओ सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होगा, इसका भाई पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखते हैं, mgh लिखते हैं, तो h किसका लेंगे हम लोग, जहां पे पूरा मास हो। पूरा मास कहां मानते हैं, सेंटर ऑफ मास पर। तो हम इतने मास को एक पॉइंट मास मानेंगे। अब कहां मानेंगे, तो बताओ यहां से कितना ऊपर, अरे यार क्या सीखे तुम अभी तक, इसका मतलब तुम कुछ सीख नहीं रहे हो ना, फुल कंसंट्रेशन है नहीं आप लोगों का। r माइनस 2r/पाई, 2r/पाई कहां से था, चाहे जहां से करते हो क्या 2r/पाई, मैं कहीं से भी पूछूं, 2r/पाई सेंटर से था,
तो यहां से 2r/π नीचे, यहां से 2r/π नीचे, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो बताओ यहां बॉटम से कितना ऊपर, r में से 2r/π घटा दो, ठीक है। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल फाइनल, काइनेटिक फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी बताओ इनिशियल, mgh r माइनस 2r/π, काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी बताओ फाइनल 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, m से m कैंसिल, v स्क्वायर बराबर 2gr कॉमन ले लो, 1 माइनस 2/π, तो v बराबर रूट के अंदर 2gr 1 माइनस 2/π, ये हमारा आंसर, नोट कर लो। कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए, हेड डाला सीएम ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क, 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 आधे डिस्क का हम लोग सेंटर ऑफ मास, तो अगर कंप्लीट डिस्क होता तो सेंटर ऑफ मास कहां होता? सेंटर पे। आधा डिस्क है बेटा ऐसे। अच्छा डिस्क में मास कहां होगा? डिस्क में मास कहां होगा? एरिया में। यहां पे पूरे में ये मास है, ये जो मैं सेडेड कर रहा हूं ये मास है बेटा। ये बताओ सेंटर है, मान लो 0,0, ये सेंटर था, चलो ऐसे दिखा रहे फोटो से, ये सेंटर था। इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है बताओ ऊपर होगा। यहां से जो हाइट होती है सेंटर ऑफ मास की वो होती है 4r/3π, ये बिल्कुल याद कर लीजिए। हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां होता था? 4r/3π। हाफ रिंग का कहां होता था? 2r/π। कहां से दूरी? सेंटर से, सेंटर से दूरी। कोई दिक्कत? मैं तुमसे कहूं एक क्वेश्चन पूछूं, एक सवाल देखो, हमारे पास एक डिस्क ऐसे था, यही डिस्क है, चलो ऐसे अलग से कर दे रहा है। एक डिस्क ऐसे था, ये डिस्क है बेटा, ठीक। ये इसका इनिशियल फोटो है, इनिशियल फोटो। अभी बताओ ये डिस्क रुका हुआ है, ग्रेविटी है, ऐसे ऐसे ग्रेविटी है, चलो ऐसे था, ऐसे डिस्क रुका हुआ था। हमसे कहा गया इस डिस्क को हम कौन? एजेंट। हमने इसको पकड़ा और हमने फाइनली इसको ऐसे पलट दिया, ऐसे लो, ऐसे पलट दिया, ये हो गया फाइनल फोटो। बताओ अभी भी वेलोसिटी क्या है इसकी? 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, यानी मैंने जो वर्क करा वो काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हुआ। तो वर्क डन बाय एजेंट वैसे क्या होता था? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन अगर एजेंट ने कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करा है तो वर्क डन बाय एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो यहां हमसे कहा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय एजेंट, निकालिए। इसकी रेडियस r मान लो, r रेडियस। हमसे कह रहे हैं इस डिस्क को ऐसे पलटने में एजेंट ने कितना वर्क करा? सिंपल सा सवाल, 0 कैसे आ जाएगा?
अरे यार, जीरो नहीं आएगा भाई। फाइंड वर्क डन बाई एजेंट। तो बताओ ये फोटो इनिशियल है फाइनल। बताओ एजेंट का वर्क क्या लिखेंगे हम लोग, ये बता दो बस। डब्ल्यू एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो चेंज पोटेंशियल का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। चलो भाई, इनिशियल फोटो ये है। रेफरेंस लाइन बताओ कहां मान लें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, लोएस्ट पॉइंट मान लें। तो ये देखो रेफरेंस लाइन हो गई बेटा, ये लो, ये हो गया रेफरेंस लाइन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई बताना। तो यहां से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सेंटर ऑफ मास कितनी ऊंचाई पे होगा? 4r/3π। यहां होगा सेंटर ऑफ मास, यहां पर। ये हो गया 4r/3π। यहां बोलो, यहां से नीचे कितना? 4r/3π। तो बताओ ये होगा सेंटर ऑफ मास, यहां से कितना ऊपर? ये हाइट r में से 4r/3π माइनस कर दें। तो चलो बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जल्दी बोलो। mgh कितना है? r माइनस 4r/3π माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो mgh। h कितना? 4r/3π। हमने रेफरेंस लाइन यहां माना है बॉटम पर, ठीक है। तो बताओ एजेंट ने इस डिस्क को पलटने में जो वर्क करा, mgr कॉमन ले लें, बताओ जल्दी से क्या आ रहा है? 1 माइनस 8/3π मेरे हिसाब से। चेक करो, कंफर्म करो। सही है, ये आएगा आंसर। बोलिए। ठीक है, ठीक है, हटा दें इसको। चलिए, एंड ये सीएम ऑफ, ये रिजल्ट याद रखने, सीएम ऑफ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर खोखला गोला, और स्फेरिकल सेल, और क्लियर कर सीएम ऑफ हेमी स्फेरिकल सेल का, हेमी, ठीक है। यानी हॉलो हेमी स्फीयर कर लो, हॉलो हेमी स्फीयर, ठीक है, आधा गोला। तो ये देखो ऐसे है, ये हॉलो है, ऐसे ये खोखला गोला है, ठीक है। यह मास कहां होगा? बहुत बढ़िया, हॉलो है, हॉलो के अंदर मास भरा है क्या? अगर हॉलो के अंदर मास होता तो हॉलो क्यों होता? बोलिए, मास कहां पे? सरफेस एरिया। कितना एरिया होगा इसका? आधा, आधे का। पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया 4/r², आधे का 2/r² के ऊपर मास। मास यहां सरफेस पे है, तो पता है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से कितना ऊपर? r/2 ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा। कितना ऊपर? r/2, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अगर ये सॉलिड हेमी स्फीयर हो जाए, सॉलिड हेमी स्फीयर, सॉलिड हेमी स्फीयर का सेंटर मास देखो कहां होता है?
अब यहाँ पूरे मास है, अब बताओ इसमें मास की कौन सी डेंसिटी होगी, वॉल्यूम। अच्छा एक बात बता दो, बस इधर बता दो, ये खोखला है, मास कहाँ है, सरफेस माने ये एरिया पे, तो ये सीएम यहां से कितना ऊपर पाया गया, यहां मास वॉल्यूम के अंदर है, और ज्यादा मास कहाँ है, इस बेस के पास ज्यादा मास है कि सरकमफ्रेंस के पास, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास, इसका अगर r/2 पर था तो इसका r/2 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा जहां मास ज्यादा, तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास याद रखिएगा, इधर देखो याद रखने का तरीका, ये जो हाइट है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 3r/8 पर होता है, कितना ऊपर, 3r/8, 3r/8। अच्छा बताओ अगर ये 4r/8 होता तब r/2 होता, ये r/2 से कम। मैं तो ऐसे याद किया हूं, हॉलो स्फीयर में खोखला है तो मास सरफेस पे है, तो सेंटर मास ज्यादा ऊंचाई पे होगा, सॉलिड में कम ऊंचाई पे होगा। अब मुझे याद रहता है एक r/2 है, एक 3r/8 है, तो अब ये समझदारी है कि सॉलिड है तो सीएम बेस के पास होगा, तो ये 3r/8 सॉलिड में होगा और r/2 हॉलो में होगा, नोट करिए। अब देखो जरा, अब अगर हम बात करें कोन की, हॉलो कोन और सॉलिड कोन, तो खुद बताना, एक हमारे पास हॉलो कोन है और एक हमारे पास सॉलिड कोन है, एक है हॉलो और एक है सॉलिड। ये है हॉलो कोन, खोखला कोन है, या मास कहां होगा, सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे हॉलो है ना। एक है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन में मास कहां होगा, वॉल्यूम में, या पूरे मास होगा। अब तुम बस इतना बता दो, इसके बेस से सेंटर ऑफ मास किसमें ज्यादा हाइट पे होगा, पहले हॉलो में, उसमें कम हाइट, तो एक का आंसर है h/3, एक का आंसर है h/4, तो इसमें कितना हाइट, h/3, ये होगा सेंटर ऑफ मास, यहां से h/3 हाइट पर, और यहां बताओ बेस से h/4 हाइट पर ओनली। याद रखिएगा, याद करने का तरीका कि इस कोन के केस में बेस से एक आंसर h/3, एक आंसर h/4, अगर हॉलो है तो हॉलो में बेस से ज्यादा ऊपर और सॉलिड में बेस से कम ऊपर, क्योंकि सॉलिड के केस में मास यही ज्यादा है तो इसी के आसपास होगा सेंटर ऑफ मास, तो सॉलिड में कितना हाइट, h/4, हॉलो में कितना, h/3, राइट। इसे नोट करिए, और अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही।